कौन सा ग्लैंड लग रहा है अब इन्वॉल्व है फाइंडिंग्स देखने के बाद? एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडल्ला। ये सजेस्ट कर रही है चीज के क्लिनिकल अप्रोच में मैं आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूं, लैब फाइंडिंग देख के डायग्नोसिस एड्रेस करना इट्स अ वेरी इजियर जॉब टू डू, इट्स अ वेरी सिंपलर थिंग टू डू। हर कोई कर लेगा, हर कोई ढूंढ भी लेगा, पता भी कर लेगा, प्रॉफ में बैठे होगे, एमसीक्यू एचसीक्यू कर रहे होगे, वेरी इजियर टू डू। लेकिन सडनली व्हेन देयर इज ओनली क्लिनिकल फीचर्स and there are no clues related to lab findings, suddenly the scenario becomes too much difficult, too much प्रॉब्लमैटिक टू सॉल्व। लेकिन इसी को प्लीज इसकी अप्रोच क्रिएट करो कि आपको सिर्फ फाइंडिंग्स की बेस पे नहीं, आपको उसकी बेस पे भी पता होता है यस वी आर गोइंग टू डिस्कस एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड दिस सिनेरियो इज रिलेटेड टू एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी, दैट इज सम डिजीज, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सो adrenal hormone are located on the top of each kidney, adrenal glands, और उसके दो पोर्शन होते हैं बिल्कुल किडनी की तरह, द आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडल्ला। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली वन हार्मोन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, दैट इज एल्डोस्टेरोन। आज उसकी डिस्कशन करूंगा क्योंकि आउटर मोस्ट से इनर की तरफ जाऊंगा। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीजेस एल्डोस्टेरोन। तो ये एड्रेनल ग्लैंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कभी कभार एमसीक्यू में मेमोरी क्वेश्चन है लेकिन आ जाते हैं। रिट्रोपेरिटोनियल नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, किडनी भी रिट्रोपेरिटोनियल है मोस्टली। lie on top of each kidney, weight only 6 to 10 grams, very lighter in weight. Outer 80 to 90% is cortex, majority cortex है इसमें, only 10 to 20% is medulla which produce epinephrine, norepinephrine. And histologically, embryologically speaking, cortex is derived from mesoderm and medulla is derived from neuroectoderm. ये neuroectodermal कुछ सेल होते हैं जिनको हम neural crest cell आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कि जो माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट और ये यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जब फीटस में होता है ना हर ह्यूमन बीइंग, तो उसमें दो किस्म के कॉर्टेक्स होते हैं। कॉर्टेक्स दो किस्म के होते हैं, ये मेडल्ला की बात ही नहीं मैं अब कर रहा। देयर इज अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड देन देयर इज अ फीटल कॉर्टेक्स। फीटल कॉर्टेक्स कंप्राइजेस ऑफ 85% ऑफ द कॉर्टेक्स। ये सिर्फ कॉर्टेक्स की बात करो, मेडल्ला अपनी जगह पे होगा फीटस का, एड्रेनल मेडल्ला, लेकिन कॉर्टेक्स भी दो किस्म के होते हैं। अच्छा, ये बताने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बेटे जब फीटल लाइफ में होते हैं तो हमारे जो फीटल स्टीरॉइड्स हार्मोन है वो फीटल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि 85% होता है। लेकिन जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाता है, जो रिमेनिंग 15% होता है वही सारे का सारा कवर अप कर लेता है और फीटल कॉर्टेक्स इन्वोल्यूट हो जाता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीटल स्टीरॉइड हार्मोन्स? कैन एनीवन टेल मी? Yes, the basic stimulus, the first stimulus of the childbirth process is the release of fetal corticosteroids hormone. अच्छा, वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि फीटस उस वक्त स्ट्रेस में होता है आफ्टर 9 मंथ एंड 10 डेज पीरियड। और वो स्ट्रेस कौन सी होती है? वो फिजिकल स्ट्रेस होती है, क्योंकि फीटस का साइज ओवर ग्रो कर रहा होता है वो यूट्रस के वहां पे जितनी स्पेस है। यूट्रस की बेटे कैपेसिटी तो है और डायलेट करने की, लेकिन एक कैपेसिटी है, वो एक ऑर्गन है, एक लिमिट से बाहर नहीं जाएगा। तो वो लिमिट 9 मंथ 10 डेज पे रीच हो जाती है। जब फीटस का साइज उससे भी आगे बढ़ने लगता है तो फीटस पे स्ट्रेस पड़ता है। और हमेशा स्ट्रेस हार्मोन में नंबर 1 आपने याद रखना है, दीज आर ऑलवेज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नंबर 1 स्ट्रेस हार्मोन्स। आज के टॉपिक में थोड़ा सा स्ट्रेस को एड्रेस करूंगा, कल के लेक्चर में स्ट्रेस को ज्यादा एड्रेस करूंगा, तो इसका ये इंपॉर्टेंस है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स इट स्टोर्स लिपिड, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, और ये सारे के सारे हार्मोन लिपिड इन नेचर हैं। स्टीरॉइड्स इनको बोलते हैं, मैन्युफैक्चर मोर देन 2 डजन स्टीरॉइड हार्मोन, इसलिए इनको एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि ये वहां से एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज हो रहे होते हैं और हाईली स्टीरॉइड, मोर देन 2 डजन हम पढ़ते हैं, इसमें से 2-3 ही है, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सो एड्रेनल स्टीरॉइड, एड्रेनोकॉर्टिकल स्टीरॉइड कौन से हैं? 3 हैं, एंड्रोजेंस, द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड्रोजेंस का नाम तो फेमस है, हमने पहले भी सुन रखा है। क्या है एंड्रोजेंस? कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, यस। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन यस देयर आर एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो इसलिए ब्रैकेट में मैंने, सॉरी आगे मैंने लाइन में लिख दिया कि दे हैव इंपॉर्टेंस इन एडल्ट वुमेन। मेल में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मेल में सिर्फ ये टोटल टेस्टोस्टेरोन का ओनली 5% बना रहे हैं, ओनली 5%। द रिमेनिंग 95% प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस इटसेल्फ। तो इसलिए मेल में इंपॉर्टेंस नहीं है, फीमेल में ज्यादा। तो नीचे वाले दोनों हार्मोन है, मेल फीमेल में इक्वल इंपॉर्टेंस है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिनरल्स मेंटेन करते हैं, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज इंक्रीज ग्लूकोज सिंथेसिस इन द ब्लड। These are the 3 zones of the adrenal cortex.
इसको जीएफआर पे भी फॉर्मूले पे याद कर सकते हो, आपने जीएफआर पढ़ा हुआ रीनल में, तो यहाँ पे भी आप इसको याद कर सकते हो, जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस फ्रॉम आउटर टू इनर, and the outer to inner glomerulosa produce what? Aldosterone, then glucocorticoid, the fasciculata and reticularis produce the adrenal androgens. आज का जो टॉपिक है हमारा वो सबसे ऊपर वाला जो है जोना ग्लोमेरुलोसा, द हार्मोन इज एल्डोस्टेरॉन, उसको डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये बता रही है कि कौन सा जोन की विड्थ ज्यादा है और कौन सा हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, कौन सा है? Zona fasciculata is the thickest of the three zones. It means cortisol is of much more importance, number one. And number two, cortisol is produced in quite a good amount whenever the adrenal cortex is stimulated. तीनों की equal नहीं है. The aldosterone, the cortisol and androgens, all three are not equal in amount in release, not equal in importance. Of course, cortisol leads all the way. ये उसका कुछ सिंथेसिस पाथवे, गाइटन में इसका एक वो डायग्राम भी बनी हुई है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, हाईलाइट किया, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, स्पेशली द पोस्ट ओवुलेटरी फेज, बट यस इट इज आल्सो प्रोड्यूस इन मेल्स एज वेल। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक इंटरमीडिएट फेज है, उसके बाद उसने फाइनली एल्डोस्टेरॉन, द कॉर्टिसोल एंड द फाइनली डायहाइड्रोएपिएंडोस्टेरॉन व्हिच इज एंड्रोजन, ये तीन चीजें बननी होती हैं। लेकिन आपको एक एमसीक्यू बताने के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मेल और फीमेल का कोई ऑप्शन आ जाए, प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेजेंट इन मेल्स, ऑफ कोर्स फंक्शनल नहीं है, एक इंटरमीडिएट है, लेकिन बनता जरूर है मेल के अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स में। दिस इज द कंट्रोल ऑफ दीज adrenal cortical hormones. Of course, the number one is hypothalamus. There is a factor which is CRH, corticotropic releasing hormone. Then from anterior pituitary is ACTH, adrenocorticotropic hormone, adrenal cortex, and finally glucocorticoids. और ये यहाँ पे बिल्कुल जो रेड लाइन में आपको नजर आ रहा है, that is stimulation, and this is blue line, the hormone which inhibits both anterior pituitary hypothalamus, that is cortisol and aldosterons. और ये सिर्फ वही वाली बात है जो अभी मैंने आपको पूरा वो पाथवे आपको बर्ड्स आई व्यू में दिखाया कि ये सेल के लेवल पे कैसे काम कर रहा है। सेल के लेवल पे कोलेस्ट्रॉल एंटर इन द सेल वाया डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, goes into the cell, forms the ester, enters the mitochondria, and then endoplasmic reticulum goes through some processes and finally cortisol comes out and all other as well. अच्छा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो आज का टॉपिक है, ये कुछ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हैं। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है कि इन सब में आपस में कुछ मेन डिफरेंस आपको नीचे ब्रैकेट में पढ़ा हुआ लिखा हुआ नजर आ रहा हो? All these are formed by adrenal medulla, adrenal cortex. I have a question. पढ़ के बता दो। What is written under 9-alpha fluorocortisol, cortisone? Synthetic. Cortisol is not synthetic. It is of course formed there. This is synthetic. Then the corticosterone is not synthetic. Deoxycorticosterone produce, aldosterone produce. सबकी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है। सबसे ज्यादा किसकी है? नंबर वन एल्डोस्टेरॉन, 90% इसकी है। ये सिंथेटिक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये ड्रग्स के तौर पे काम आते हैं। If someone is deficient of aldosterone, then we will be going to use these synthetic hormones. अच्छा, इनका नाम याद रखना इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है कि किसी क्लिनिकल सिनेरियो में इसका नाम ही यूज हो जाए। अ पेशेंट ऑन द डोज ऑफ एक ड्रग का नाम लिखा हो और आप कंफ्यूज हो जाओ कि पता नहीं ये कौन सी ड्रग आ गई, तो हमने पढ़ी भी नहीं है कभी। तो इसलिए इसके सिंथेटिक पार्ट्स जो है उनका नाम याद रखना भी जरूरी है, जिसका काम करते हैं। Cortisol has also some mineralocorticoid activity, though it is a chief glucocorticoid hormone. So aldosterone, it is a steroid, and how steroid travel in the blood? Some are bound, some are free. So 60% is bound in the blood in plasma, while rest 40% is free. Half-life is 20 minutes, and there is a protein bound जो लिखा हुआ है globulin, transcortin और albumin. इनके साथ ये bound करके travel करता है जब release हो जाता है। और इसके फंक्शंस बड़े एक थोड़े से ट्रिकी फंक्शंस हैं इसके एल्डोस्टेरॉन के समझने के लिए। अच्छा, पहले मैं इसकी रिलीज का मैकेनिज्म समझा दूं, इधर मेरी तरफ देखो जरा एक मिनट। एल्डोस्टेरॉन करता क्या है? तीन आपने आयन्स याद रखने, क्योंकि मैं क्लिनिकल सिनेरियो की तरफ वापस आऊंगा जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया। तीन आयनिक आपने ट्रांसपोर्ट एल्डोस्टेरॉन के साथ याद रखनी, द सोडियम, द पोटेशियम एंड द हाइड्रोजन। इट इंक्रीजेस ब्लड सोडियम
एंड डिक्रीजेस ब्लड पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। पहले हम सिंपल बात कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। What is increased as a result of aldosterone secretion? Sodium. What is decreased as a result of aldosterone secretion? The potassium and the hydrogen in plasma. पहली बात ये हो गई। तो अगर इसमें सोडियम इंक्रीज करना है, व्हाट इज द ट्रिगर ऑफ रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन? लो लेवल ऑफ सोडियम इज कॉल्ड एज hyponatremia. Hyponatremia in patient is presented as हाथ खड़ा करके sunken heart, ओके, लो ब्लड प्रेशर, सिंपल। हाइपोनेट्रीमिया की जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर है पेशेंट के अंदर, वो कभी ये हाइपोनेट्रीमिया नहीं बोलता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज हाइपोटेंशन, और फीचर नॉट कॉज, फीचर इज हाइपोटेंशन। जो हमने पहला क्लिनिकल सैरियो देखा था उसमें हाइपोटेंशन की कोई फीचर्स थी? उसने कहा जब वो स्टैंडिंग पोस्चर में जब भी आती है तो सिंकिंग ऑफ हार्ट और ब्लैकआउट्स होते हैं। पेशेंट ये बोलेगा, पेशेंट ये नहीं कहता कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, वो ये साइंस बताता है, सिम्टम्स बताता है, और उसके साइंस पिक करता है डॉक्टर, और फिर वो डायग्नोसिस बनाता है। तो हाइपोटेंशन इज वन ऑफ द फीचर विच कॉजेज ट्रिगर और रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ओके, व्हाट अबाउट पोटेशियम? जब पोटेशियम ज्यादा होगा वो भी एक ट्रिगर है एल्डोस्टेरॉन के रिलीज होने का। और हाई पोटेशियम इन ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपरकैलेमिया, इज प्रेजेंटेड एज यस कार्डिक इश्यूज। अब आप देख रहे हो कि बात हम कर रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की, लेकिन पेशेंट में प्रेजेंट विद दीज काइंड ऑफ फीचर। तो इसका मतलब है कि अगर हाइपरकैलेमिया अगेन अ ट्रिगर, अ गुड पोटेशियम लेवल, हाई पोटेशियम आल्सो अ ट्रिगर फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? एसिडोसिस अगर होगा तो ये ट्रिगर है एल्डोस्टेरॉन के रिलीज होने का। मैं बेटे ट्रिगर, ये कॉज की बात कर रहा हूं, मैं इफेक्ट पे अभी नहीं आ रहा हूं। इफेक्ट की लाइन मैंने पहले बोल दी, अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि एल्डोस्टेरॉन कब कब रिलीज होना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू द टू मेन इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स ऑफ एल्डोस्टेरॉन जो एक्चुअली रिलीज करवाते हैं। ये तो हमने 3 फीचर पढ़ ली हैं, आपने एमसीक्यू के लिए ये 2 चीजें नहीं भूलनी प्लीज। दे कॉज मैसिव एल्डोस्टेरॉन रिलीज इन ब्लड। द नंबर 1 इज पोटेशियम आयंस, यस, ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया। एंड द नंबर 2 इज एंजियोटेंसिन 2। याद आ रहा है कुछ? ये कहीं पढ़ा होगा, कहां पे पढ़ा है? ये आपने रीनल के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में सर्कुलेशन में भी, ब्लड प्रेशर, लॉन्ग टर्म कंट्रोल, दोनों में ये आता है। एंजियोटेंसिन 2 से पीछे जाओ, क्या बनता है एंजियोटेंसिन 1? उससे पीछे एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करता है? रेनिन, रिलीज बाय किडनी। एंड व्हाट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ रेनिन? द लो सोडियम। तो वो जो बात हमने पहले की एल्डोस्टेरॉन की, द हाइपोटेंशन कॉजेज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हाउ हाइपोटेंशन कॉजेज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन? वाया एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, दिस इज द रूट। और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का एंड प्रोडक्ट कौन है? द एंजियोटेंसिन 2। सो हम यहां पे ये नहीं, आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा ये कि डिक्रीज सोडियम ट्रिगर्स एल्डोस्टेरॉन रिलीज। अब जहां भी पढ़ोगे आपको यही वर्ड मिलेगा, द एंजियोटेंसिन 2 ट्रिगर्स द एल्डोस्टेरॉन रिलीज। सो दिस इज बेसिकली इनडायरेक्टली बात वही हो रही, द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ट्रिगरिंग दैट, ऑल दैट एंजियोटेंसिन 2 इट इज ट्रिगरिंग द एल्डोस्टेरॉन रिलीज। और दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट। इंटरेस्टिंगली हाइड्रोजन आयन की बात नहीं बुक में ज्यादा लिखी होती, कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी को एसिडोसिस होगा तो उसमें एल्डोस्टेरॉन रिलीज होने के चांस ज्यादा हैं, ताकि ज्यादा प्रोड्यूस हो, हाइड्रोजन ज्यादा यूरिन में निकाले, एसिडोसिस उसका रिलीव हो जाए। ऐसा क्यों नहीं है? व्हाई हाइड्रोजन आयन आर नॉट द मेन ट्रिगर ऑफ एल्डोस्टेरॉन? उसकी वजह यह है कि एसिडोसिस को हैंडल करने के लिए एल्डोस्टेरॉन इज वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मैं दोबारा बता रहा हूं, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडोसिस और फॉर मैनेजमेंट ऑफ एसिडोसिस इन द ब्लड, एल्डोस्टेरॉन इज वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अर्ली रिजॉर्ट कौन है? बफर्स। The buffers which are working at the level of kidney, in the plasma, anywhere in the cell as well, those are the main trigger. Hemoglobin is a very strong buffer for hydrogen ions.
तो सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन को अपने साथ बाइंड करेगा प्लाज्मा में लेवल डाउन करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए हाइड्रोजन आयन, आपको रीजन बता रहा हूं कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको हाइड्रोजन आयन क्यों नहीं लिखे मिलते एल्डोस्टेरॉन के ट्रिगर में? वो इसलिए नहीं लिखे मिलते क्योंकि लास्ट, हाँ, अगर किसी का एसिडोसिस रिलीव ही नहीं हो रहा है फिर शायद एल्डोस्टेरॉन उसकी हेल्प करने के लिए आ जाए। लेकिन ये जो दोनों है ये इमरजेंसी ट्रिगर्स, ये फॉरन एल्डोस्टेरॉन की अमाउंट जो है वो ब्लड में ज्यादा कर दें, क्योंकि बेटे हाइपरकैलेमिया इज वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। इट कैन कॉज एरिथमियाज एनी टाइम, सडन कॉज ऑफ डेथ है ये। हाइपरकैलेमिया जिस जिस डिसऑर्डर में होता है उस डिसऑर्डर में सडन कॉज ऑफ डेथ हाइपरकैलेमिया ही होता है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, हाइपरकैलेमिया कभी भी प्राइमरी फीचर नहीं होता, ये एक्चुअली डिजीज कोई और चल रही होती है, उसके साथ हाइपरकैलेमिया आ जाता है और उसके साथ पेशेंट की सडन कॉज ऑफ डेथ हो जाती है। तो इसीलिए पोटेशियम, अच्छा इन दोनों में से भी 1 और 2 चूज करना हो तो 1 इज पोटेशियम। द हाई पोटेशियम इज ब्लड इज द मेन ट्रिगर एंड देन कम्स द एंजियोटेंसिन 2। तो इसके ट्रिगर के लिहाज से याद रख लेना। और ये उसका मैकेनिज्म है कि हाउ इट इंक्रीजेस ब्लड सोडियम लेवल। ये मैं आगे डायग्राम से कर लेते हैं चीज। दिस इज हाउ इट डज इट एट द लेवल ऑफ ल्यूमेन, इट कॉजेज द सोडियम transport into the cell and the potassium is released along with the hydrogen। प्रिंसिपल सेल और इंटरकलेटेड सेल होते हैं, दो किस्म के सेल होते हैं। अच्छा, मैं यूएचएस में ना, मुझे रीनल से रिलेटेड एक बात याद आ गई। यूएचएस में जब भी रीनल का कोई एमसीक्यू आता है, स्पेशली नेफ्रॉन के किसी ट्यूब्यूल का, तो उसमें जो ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो हमेशा ऐसे लिखा होता है, proximal convoluted tubule alpha for any question, I'm just hypothetically speaking, alpha is proximal, beta is descending limb, Charlie is ascending limb, delta is early distal convoluted tubule, and then it is the late convoluted tubule and cortical collecting duct। वो हमेशा इकट्ठा मेंशन होता है। और ये जो दो मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, ये लेट डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों वहां पे काम कर रहे हैं। वहां पे जो 90% है आर दी प्रिंसिपल सेल, जिसमें सोडियम और पोटेशियम जो काम, पोटेशियम रिलीज हो रहा है, सोडियम अपटेक हो रहा है, एंड 10% आर द इंटरकलेटेड सेल विच रिलीज बेसिकली हाइड्रोजन आयंस। So this is how this mechanism is taking place at the level of kidney by aldosterone। अच्छा, अब यहां पे अगले दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो कि एमसीक्यूज हैं आपके यूएचएस के, जो मैंने रेगुलेशन से रिलेटेड समझाने हैं आपको। अगर किसी में, लेट्स टॉक अबाउट अ टर्म यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, व्हाट अबाउट दिस टर्म? हाइपर ऑस्मोलैरिटी मीन्स व्हाट? एक बंदा प्लीज, जस्ट एनी वन स्टूडेंट। Increased concentration of solute, absolutely right. This is hyperosmolarity. Hyperosmolarity is a trigger for aldosterone, yes or no? मेरा क्वेश्चन गौर से सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूं। Hyperosmolarity is the trigger for release of aldosterone, is it yes or no? अभी आपने बोला बिल्कुल ठीक, हाइपर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज सोल्यूट, सबसे मेन सोल्यूट कौन सा है? सो इफ देयर इज ऑलरेडी मोर सोडियम, देयर इज नो नीड फॉर एल्डोस्टेरॉन रिलीज। एक मिनट, यहां पे मैं आपको मैं एक और तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, मैंने इसलिए बोली। इफ देयर इज हाइपर ऑस्मोलैरिटी, व्हाट इज लेसर इन प्लाज्मा? वाटर। इफ सोल्यूट इज मोर, solvent is less. If there is less water, then which hormone will be released? ADH। अब लाइन सुनो जो मैंने बोलनी है, जो मैंने समझाने के बाद आपको बोलनी। हाइपर ऑस्मोलैरिटी causes trigger of ADH release but inhibition of aldosterone। hypoosmolarity vice versa causes release of aldosterone, trigger है उसका, and inhibition of the ADH। क्योंकि ADH deals with the solvent, aldosterone deals with the solute, और हाइपर ऑस्मोलैरिटी की टर्म हम सोल्यूट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो आपने इसको इसी तरीके से याद रखना है, द कॉजेज ऑफ रिलीज ऑफ दिस। तो यहां मैं थर्ड ऐड कर देता हूं इसके साथ, क्या लिखूं? हाइपो और हाइपर, हाइपो ऑस्मोलैरिटी। इसका मतलब है कि एडीएच और एल्डोस्टेरॉन एक ही वक्त में ब्लड में दोनों ज्यादा या दोनों कम एक साथ नहीं होंगे। If one is needed, other is not, other is needed, the first one is not needed। ये आपने इस तरीके से इस बात को याद रखना है।
नहीं, एंटागनिस्ट हम इनको नहीं कह सकते, एक्चुअली इनका साइट ऑफ एक्शन एक नहीं। ADH is working on the cortical collecting duct only formation of aquaporin is dealing nothing with जो हमने पिछली स्लाइड में देखा सोडियम पोटेशियम चैनल के साथ कुछ नहीं कर रहा। अगर आप किसी को एंटेगनिस्ट बोलते हो तो पर्टिकुलरली आपको फिर ये बताना पड़ता है कि द चैनल द साइट ऑफ एक्शन शुड बी सेम विच इज नॉट द सेम। हाँ, इफेक्ट इनका ऑपोजिट है, ये हम कह सकते हैं। और इफेक्ट ऑफ लो ब्लड प्रेशर रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। जितना लो बीपी होगा उतना रेनिन ज्यादा रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा एंड इट कॉजेज द स्टिमुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। सिर्फ एक स्लाइड मैंने आपको आज एक इतनी ही दिखानी है, मैंने इसकी डिटेल आपको कल समझानी है। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। कैन समवन गिव मी एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रेस? स्ट्रेस बताओ कोई, जिसे पूछ रहा हूं। सॉरी, एंजाइटी इज अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। मैं कह रहा हूं स्ट्रेस की कोई कॉज। यार प्लीज, hypertension can lead to stress. What is leading to hypertension? ब्लड प्रेशर हाई होना तो हाइपरटेंशन की फीचर है। मैं पूछ रहा हूं हाइपरटेंशन कौन करवा रहा है? बारी बारी। फियर, द कॉज ऑफ स्ट्रेस कैन बी फियर ऑफ एनीथिंग। इट कैन बी अ फिजिकल थिंग, इट कैन बी जस्ट अ मेंटल थिंग, बट फियर इज अ रियल थिंग। एनी अदर थिंग? हाँ, टेस्ट की वजह से, एब्सोल्युटली। इफ देयर इज सम टेस्ट देयर, अगेन आई थिंक फियर माइट बी फियर। फियर के अलावा कोई और फीलिंग जो स्ट्रेस करवाती? लॉस, यस। एक फियर है, फियर किसी काम के होने से पहले होता है, लेकिन व्हाट इफ द थिंग एक्चुअली हैपेंड? देयर कैन बी अ लॉस ऑफ समथिंग, देयर आर लॉस ऑफ रिलेटिव, लॉस ऑफ फादर और मदर और सिस्टर और ब्रदर और एनी इमीडिएट पर्सन यू बिलोंग टू। सो उसका लॉस इज अ वेरी हाई कॉज ऑफ स्ट्रेस। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग, मुझे आपने बात की तो मुझे एक बात याद आ गई। थर्ड ईयर बिहेवियरल साइंसेस की बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है स्ट्रेस स्कोर, कि क्या होने पे इंसान को कितना स्ट्रेस होता है, और उसमें डिफरेंट कैटेगरी उसने लिखी हुई है, किस किस का लॉस मतलब उसमें लॉस के हिसाब से उसने स्ट्रेस को स्कोर किया हुआ है। द हाईएस्ट स्कोर ऑफ स्ट्रेस इज गिवन टू द लॉस ऑफ स्पाउस, either the husband, और the second number पे आ रहा है the loss of parents, which is very strange जब मतलब first time इसको पढ़ता है, लेकिन this is something which tells us about a person needing a company। आपको पता है पेरेंट्स के साथ बंदा हर वक्त नहीं होता, लेकिन स्पाउस के साथ बंदा अपना टाइम ज्यादा गुजारता है। बिल्कुल इसी तरह ये चीज इंसान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई है कि इंसान को एफिलिएशन चाहिए होती है। ह्यूमन बीइंग नीड्स एफिलिएशन, एंड व्हेन दैट एफिलिएशन इज टेकन ओवर, is taken back, and then of course it leads to a loss feeling, and that loss feeling causes a high amount of stress in body। और वो high amount of stress कैसे address होता है? Release of both of them, the adrenal medullas and the adrenal cortex, दोनों की दोनों stimulate हो जाते हैं। और adrenal cortex में इस पार्ट पे हम अभी, इस पार्ट को हमने कल करना है, this part the mineralocorticoid। so what is the net resultant of stress? there is salt and water retention, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सो व्हाट इज द नेट इफेक्ट? इंक्रीज ब्लड प्रेशर। मतलब एक तो नॉर्मलाइज करना था ना, लेकिन सिग्नल कॉन्टिन्यूअस है। हम सबको पता है कि जब हम सबको स्ट्रेस होती है, तो जब तक हम स्ट्रेस के बारे में कोई डिसीजन ना ले लें, तब तक स्ट्रेस रिलीव नहीं होती। हमेशा इसकी बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं, बहुत सारे तरीके भी हैं, साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक तरीके भी हैं। एक बारे में कहा जाता है कि अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है किसी चीज की, राइट इट डाउन, whatever you are feeling you write it down, it decreases it। practically ये से होता है कि जब उसको लिख लेते हैं तो वो कम हो जाती है, या किसी से डिस्कस कर लेते हैं, provided that the person is very important or something very near to you, जो आपके साथ सिंसियर हो, फिर तो ठीक है, तो तब भी ये रिलीव हो सकता है। so all these things are related to decrease। लेकिन अगर स्ट्रेस कॉन्टिन्यूअस, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, it leads to blood। अभी आपने बोला था ना हाइपरटेंशन, so hypertension तो basically is a feature of stress। मैंने आपको बोला था हाइपरटेंशन की कॉज पे जाओ, that is also stress। सो हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रेस हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हाइपरटेंशन ही इसी तरफ लेके जाता है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन में स्पेशली अगर इसका प्रेवलेंस रेट किया जाए, विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिमिटेड बजट्स की वजह से, लेकिन अक्रॉस द पाकिस्तान अगर ये टेस्ट किया जाए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटीज
मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नंबर 1 पे चला गया डायबिटीज में, प्रेवलेंस रेट में 32%, एवरी थर्ड पर्सन इज हैविंग डायबिटीज। मुझे नहीं लगता कि यार इतनी जेनेटिक्स है यहाँ पे डायबिटीज की, होगी इतनी नहीं है, इतना ऑटो इम्यून नहीं है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट कॉज कमिंग इन लाइन? इट इज स्ट्रेस। ये वाला पार्ट है जो हमने कल करना है, इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट इज डायबिटोजेनिक। और यस, ये तो हमें बात का पता है, जेनेटिक्स का हमें नहीं पता, हमें ऑटो इम्यून का नहीं पता वो है कि नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अराउंड हियर, around the common people, around everything, the social, every factor is included in that. I think that can be the more common cause. अगर मुझे ऐसा लगता है हम डायबिटिक पेशेंट्स के कॉर्टिसोल लेवल करवाएं, इट वुड बी वेरी हाई। ये मेरा एक हाइपोथेसिस है इसमें, लेकिन ऑफ कोर्स इट नीड अ लॉट ऑफ बजट एंड लॉट ऑफ, लेकिन हमें एक बिल्कुल ही देखो ना, इस रिसर्च का फायदा क्या है? ये करने के बाद हमें पता लगेगा यार हम पाकिस्तान में डायबिटीज को उस ओबेसिटी की तरफ से ना देखो, जेनेटिक्स की तरफ से ना देखो, स्ट्रेस रिलीव करो लोगों की, और शायद एंटी स्ट्रेस मेडिसिन देके हम उनकी डायबिटीज ट्रीट कर सकते हैं। हम जब डायबिटीज के साथ कोई प्रेजेंट करते हैं, हम उसको एंटी डायबिटिक मेडिसिन शुरू करवाते हैं जो कि सिर्फ ब्लड ग्लूकोज को कम कर रही होती है, लेकिन व्हाट इफ द कॉज इज ऑलवेज देयर? व्हाट इज देयर इज दिस कंटीन्यूअस स्ट्रेस टू अ पर्सन। आपको पता है, हम सबको इस बात का पता है कि स्ट्रेस हम किसी से इतनी जल्दी शेयर भी नहीं करते हैं, नॉट इवन विद द डॉक्टर, चाहे वो हमारा फैमिली डॉक्टर भी हो, फैमिली फिजिशियन भी हो, हम उसके पास जाएंगे भी, अपनी फीचर भी बताएंगे, वो हमें डायबिटीज डायग्नोज भी कर देगा, वो शायद हमसे पूछने की कोशिश भी करेगा, बट वी आर नेवर इजी टू शेयर आवर इंटरनल फीलिंग्स विद एनी अदर पर्सन until unless we are very comfortable with someone। तो वो इसीलिए क्योंकि और इसकी प्रॉब्लम क्या होती है फिर स्ट्रेस में, एक चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, खैर बात किस स्रोत से चली जाएगी, मैं इसको सम अप करता हूं। ओवर थिंकिंग। व्हेन अ पर्सन इज इन स्ट्रेस, ओ माय गॉड, देयर इज अ मेंटल हेल्थ जो है वो टोटल डिटीरियोरेट हो जाती है। यू हैव अ पुअर एबिलिटी टू डिसाइड ड्यूरिंग स्ट्रेस, you have a poor ability to judge during the stress, you have poor ability to concentrate during the stress, और वो आपके बस में ही नहीं होता है, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप जो मर्जी कर ले, when you are in stress आपकी सारे के सारे लेवल्स डाउन हो जाते हैं काम करने। वो आप अपेरेंटली किसी को लग रहा होगा एक्टिव है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, नथिंग इज रॉन्ग, बट एवरीथिंग इज रॉन्ग। आपको पता है रिसेंट अभी पिछले 1 डिकेड के अंदर देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की बहुत बात हो रही। और मेंटल हेल्थ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट शुरू होती है, इट इज टू डिस्कस, टू टेल टू समवन। आपको बात निकालनी पड़ेगी, बात करेंगे तो बात सॉल्व होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपके रिलीजियस बिलीफ्स बहुत स्ट्रांग है, इट कैन बी अल्लाह जल्ला शानु एज वेल। आप डिस्कस करें, आप बात करें, लेकिन बात करनी पड़ेगी स्ट्रेस के अंदर। जब तक आप बात नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग जस्ट वेस्ट योर टाइम। मैं बता रहा हूं, ओवर थिंकिंग में बहुत सारे फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर्स भी इंक्लूड हैं, लेकिन इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं ब्लेम नहीं करूंगा किसी को जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि उसके उस वक्त बस में नहीं होता, वो उस वक्त उस स्ट्रेस में इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो आइंदा के लिए एक सिर्फ क्लू आज के लिए याद रखिएगा, whenever you are in a stress, try to decide about it as soon as possible. Do not just leave the stress out, कि उसको चलने मत दें। उसके बारे में बात करने हैं तो बात करें, किसी से डिस्कस करना है कि वो करें, नहीं करना तो डिसाइड करें कि उसका करना क्या है, और वो डिसीजन यही होता है कि उसको हैंडल कैसे करना है। आप डिसीजन की तरफ नहीं आते, हम प्रॉब्लम को सोचते रहते हैं, बस डिसीजन की तरफ आएंगे तो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड स्ट्रेस का लिंक है, इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। तो अगर ये एमसीक्यू ऐसे आ जाता है, ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन हाइपरटेंशन अकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये हमारी डिजीज थी जो आज का सबसे पहला सिनेरियो था, एडिसन डिजीज। इट इज द प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी। व्हाट डज इट मीन? प्राइमरी, there is a problem in the adrenal cortex. Which zone? Most probably the outer one, zona glomerulosa। बेटे एडिसन में सारी कम हो जाती है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, सारी ही कम होती हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट फीचर है ना एडिसन की, वो एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की आती है। कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी की इतनी स्ट्रॉन्ग फीचर्स नहीं है, लेकिन एडिसन की डेफिशिएंसी की स्ट्रॉन्ग फीचर्स ज्यादा, और उसकी कॉज द इंफेक्शन, स्पेशली द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। प्लीज डू नॉट टेक इट इन द रॉन्ग वे कि ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, नो। Tuberculosis of the adrenal cortex itself, any infection, microorganism, or there is autoimmune adrenal disease. All these will lead to the decreased function of this Addison disease, the primary adrenal cortex.
और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, खैर इसकी तरफ मैं नहीं अभी जा रहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो पहला फीचर लिखा है, कैन समवन टेल मी व्हाई द हाइपर पिगमेंटेशन अकर्ड इन द सिनेरियो? डार्कनिंग ऑफ स्किन, एडिसन डिजीज का डार्कनिंग ऑफ स्किन कम्स बैक टू दैट मेलानोसाइट। किसकी वजह से? सॉरी, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से डार्कनिंग ऑफ स्किन क्यों हो रही? Have you ever heard this term or this thing? Pro-opiomelanocortin. No, okay, no problem. इधर देखो मेरी तरफ, मैं बता देता हूं। Pro-opiomelanocortin is a compound. It is formed in the anterior pituitary. It's in the pituitary, not anterior pituitary gland. It is divided into two parts. जब ये एक्टिव होता है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. One of them is ACTH and other is MSH. What is MSH? Melanin stimulating hormone released by median pituitary and adrenocorticotropic hormone released by anterior pituitary. The precursor of both of these two is a single thing, which is pro-opiomelanocortin. Just imagine there is no aldosterone, no cortisol, Addison disease. नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, किसको इंक्रीज करेगा? अभी मैंने सिनेरियो में नीचे क्लिनिकल फाइंडिंग भी दिखाई थी, उसमें लिखा था ब्लड एसीटीएच लेवल ज्यादा है, लेकिन वो एसीटीएच को पहले ज्यादा नहीं करता, वो पहले किसको ज्यादा करता है? प्रोपियोमेलानोकॉर्टिन, नेगेटिव फीडबैक। जब ये ज्यादा होगा तो इसके साथ बाय वन गेट वन फ्री में कौन बढ़ रहा है? एमएस, एंड दिस इज ट्रिगरिंग द डार्कनिंग ऑफ स्किन, द हाइपर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम। दिस इज अ वाइवा क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर दिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और मैं मजे की बात बताऊं, एडिसन डिजीज की वैसे अगर वैसे एक मिनट एल्डोस्टेरॉन पे फोकस करो, एल्डोस्टेरॉन पे एडिसन की तीन फीचर क्या होनी चाहिए? सोडियम की बात करो, हाइपोटेंशन, पोटेशियम की हाइपरकैलीमिया, और हाइड्रोजन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। These should be the three prime feature of the Addison disease. लेकिन actually practically on the clinical setting, the first feature which the patient present is darkening of skin, which is not related to either of these three things, which is because of this factor which I have just told you. These are the later features which may develop afterwards. बहुत ही आसान हो जाएगा अगर यूएचएस हमें ये दे दे क्लिनिकल सिनेरियो में, एमसीक्यू और एससीक्यू में, क्या पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद हाइपोटेंशन, हाइपरकैलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इट विल बी अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने जो आज आपको सवाल बना के दिया उसके, चलो मुझे अब ये तीनों फीचर जरा ढूंढ के बताओ उस क्वेश्चन में कहां है। डार्किश ब्राउन पिगमेंटेशन, ये उसकी प्राइमरी कंप्लेन है। हाइपर पिगमेंटेशन, ओके। Sinking of heart is related to what? It is basically hypotension and maybe hyperkalemia as well. दोनों चीजें कोरिलेटेड है अगर हार्ट इन्वॉल्व है। और कुछ? Blackouts again, hypotension. On physical examination, she was poorly nourished and below 10 percentile. इसकी क्या जरूरत है बताने की? वो नॉर्मल वेट से अंडर वेट थी वो। Why? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से तो ये ज्यादा होते हैं क्या? सॉरी, बेसिकली ये जो फीचर वेट की आ रही है ना, सुन लो बेटे, जो वेट रिडक्शन की फीचर अगर एडिसन डिजीज में आ रही है, इट इज नॉट रिलेटेड टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इट इज रिलेटेड टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज। जब किसी में कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो वेट गेन होता है। स्टीरॉइड जरा फुला देते हैं बंदे को, तो जब स्टीरॉइड डेफिशिएंसी होती है तो ऑटोमेटिकली द वेट गोज डाउन, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों कम थे इसलिए उसके साथ रिलेटेड था। और इसका क्या कोरिलेशन बना? लो सोडियम पोटेशियम रेशियो आपको क्यों बताई गई है सिनेरियो में?
कैडिसन डिजीज की कॉज यहां पे एल्डोस्टेरॉन ज्यादा प्राइमरी, ठीक है, उसका वेट रिडक्शन आ रहा है, लेकिन उसकी जो क्लिनिकल फीचर्स बता, एक यहां पे टेस्ट मिसिंग है, कैन समवन टेल मी? एसिडोसिस। ये वेट रिडक्शन को कंफर्म करने के लिए क्या करोगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड कॉर्टिसोल लेवल में भी, यस, ये दोनों हम करवा सकते हैं। हम इसके साथ एसोसिएटेड कर सकते हैं कि यस, कि वाकई इज इट रियली देयर, इज इट द प्रॉब्लम द सेम वी आर गोइंग थ्रू, वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। ये अगेन एक मैं ये जो मैं जितने आपके पास बेटे केसेस लेकर आ रहा हूं ना, यूजुअली मेरी पहले आदत होती थी मैं खुद से सिनेरियो बना के लेकर आता था, लेकिन मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली जो प्रेजेंट हुए हैं, मैं डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल सर्च करता हूं, मुझे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उससे कई आपके बहुत ऊपर के लेवल के होते हैं, क्योंकि वो पढ़ते ही हुई उसमें टाइम इतना लग जाएगा, और वो डायग्नोसिस भी वो पॉइंट्स तो वैसे नहीं, एटिपिकल सिनेरियोज। तो जो मुझे ज्यादा टिपिकल क्लोजली रिलेटेड टू योर नॉलेज लगता है कि आपको आना चाहिए, वो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो एक्चुअली प्रेजेंटेड केसेस है जो हॉस्पिटल में हुए, ये खुद से नहीं बनाया हुआ मैंने। तो इसलिए इसके फीचर को ये मत समझ लेना कि चलो कोई बात नहीं, हमें नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, ये कौन सा कोई रियल फीचर्स है, दीज आर ऑल रियल फीचर्स। तो इसलिए इसको इस तरीके से भी समझना जरूरी है। मैं बेटे पता नहीं आपको इस बात की समझ आई है कि नहीं, मैं अभी तक एंडोक्राइनोलॉजी में ये कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी, कि आपका किसी तरह से क्लिनिकल अप्रोच डेवलप हो इसमें। तकरीबन मैंने हर लेक्चर एक क्लिनिकल सिनेरियो से शुरू किया, और वो भी मैंने मुश्किल बना के लाया। आई एग्री अपॉन दिस थिंग कि मैं इसको मुश्किल तरीके से बना के लेकर आया, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द कि आपको उस फीचर्स का आहिस्ता, हमने एक लास्ट सिनेरियो किया था इंसुलिन से रिलेटेड, आपको मैंने सबसे पहले दिखाया था, दैट वाज टाइप 1 डायबिटीज। वो टाइप 1 डायबिटीज से रिलेटेड, इसमें डिफरेंट फीचर्स थी, हम नहीं उसमें भी नहीं पहुंच सके थे, इसमें भी नहीं हम पहुंच सके, लेकिन अब आज के बाद उम्मीद है कि जब ये फीचर आएगी तो आप इसको हैंडल कर लोगे। विल यू? थैंक यू।